स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि सैम 1 स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम दोनों ही कोर्सेज का है। एंड ये वीडियो आप रेगुलर, सोल, एनसीईआरटी कहीं से भी हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी चल रही है यूनिट सेकंड, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और हम फीफो मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए थे नॉर्मल एंड नॉर्मल लॉस का। आज हम करने वाले हैं लीफो मेथड, और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या अगर हमारा मटेरियल रिटर्न होता है बाय द कस्टमर या फिर हम रिटर्न करते हैं टू द वेंडर, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है लीफो मेथड में, ऑल्सो फीफो मेथड में। तो मैम फिर आपने पिछली वीडियो में क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि ट्रीटमेंट तो सेम ही होता है ना, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, है ना। तो इसीलिए इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले समझते हैं कि ये लीफो मेथड होता क्या है। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट हमारी लास्ट में आई होगी ना, वो हम सबसे पहले इशू करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने 100 यूनिट परचेस करी, ठीक है, 100 क्वांटिटी परचेस करी एट द रेट ऑफ 10। फिर हमने परचेस की 120 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 20। फिर हमने इशू करी 50 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ, किस रेट पे करेंगे? अब यही तो हमें निकालना है, क्योंकि इशू का तो रेट दिया नहीं होता ना। अब क्योंकि हम लीफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं जो लास्ट में क्वांटिटी आई है ना, जो लास्ट में क्वांटिटी आई है वो सबसे पहले इशू करी जाएगी। मतलब ये जो 120 क्वांटिटी है, इनमें से 50 क्वांटिटी इशू करी जाएगी, तो इसका रेट होगा 20। तो बेसिक तो बिल्कुल यही है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और आपको इसमें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन मैम आपने तो स्टॉक वाली बात बताई नहीं। हाँ बता रही हूँ, रुको 1 मिनट। अब ये वो 2 कॉन्सेप्ट हैं जो हर बार आपके थ्योरी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्या कि मैम लीफो मेथड के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कौन सा होगा? तो देखो, जो हमारी लास्ट में यूनिट्स आ रही हैं, ठीक है, वो हमने पहले इशू कर दी, वो पहले चली गई, तो बची कौन होगी? बची कौन सी होगी? अब पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने 120 में से इशू कर दिया था, तो लास्ट में कौन सी बचेंगी हमारे पास? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा? जो पुरानी यूनिट होगी, है ना, क्योंकि नई यूनिट तो जैसी ही आई हमने वैसी इशू कर दी। तो क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा ओल्ड, ठीक है, ओल्ड रेट पे। और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है? वो कॉस्ट जो हमारी सोल्ड होने में, मतलब जो गुड्स बनाई है हमने उसमें लगे, जो गुड्स हमने सोल्ड करी है उसकी कॉस्ट क्या है। तो देखो, हमने क्योंकि जो लास्ट में यूनिट आई वो पहले इशू करती, तो ये हमारा लेटेस्ट होगा। कैसे? क्योंकि लास्ट में 120 यूनिट आई थी हमारी, है ना, 120 रुपीज़ पे, वो हमने पहले इशू कर दी। तो मतलब अब हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 20 होगी, है ना। तो ये तो लेटेस्ट कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा लेटेस्ट होता है इसमें, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओल्ड होता है। अब एक बार अगर आप फीफो को रिवाइज करो इसी के साथ, ध्यान रखो मैं लीफो नहीं बता रही, अब मैं फीफो बता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था बट रिविजन करा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप फीफो को रिवाइज करो तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक होता है लेटेस्ट, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओल्ड, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लीफो जो है ना वो बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है फीफो का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है, और ये कई बार PYQ में आपका पूछा भी गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है रिटर्न टू सप्लायर। मतलब ये कि आपने कुछ सामान अपने सप्लायर से खरीदा था। लाइक सपोज आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी थी? आपने 100 यूनिट्स खरीदी थी एट अ प्राइस ऑफ 10 फ्रॉम योर सप्लायर, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ कि आपको पता चला कि वो डिफेक्टिव है, तो आपको उसे रिटर्न करना है। अब ये रिटर्न किस प्राइस पे शो होगा, ये है मेन मुद्दा। देखो, तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो आप सेम प्राइस पे शो कर सकते हो या फिर करंट प्राइस पे शो कर सकते हो। मैम अपनी मर्जी से शो कर दे? नहीं, वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब सिचुएशन क्या है वो समझो। लेट सपोज, पहले हम सेम प्राइस वाली सिचुएशन समझते हैं। लेट सपोज आपने क्या किया, आपने 200 यूनिट परचेस करी थी एट द रेट ऑफ 50 फ्रॉम द एक्स। देन आपने 300 यूनिट परचेस करी एट द रेट ऑफ 60 फ्रॉम द वाई। अब क्या हुआ कि आपने फिर इशू किया, कितनी यूनिट इशू कर दी? आपने 100 यूनिट्स इशू कर दी, ठीक है। एंड एट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द, पहले फीफो को समझ लेते हैं फिर लीफो का बता दूंगी, ठीक है। फीफो का बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जो पहले यूनिट आई थी वो इशू करी होंगी। इसका मतलब क्या है कि हमने एक्स वाली जो यूनिट थी उसमें से 100 यूनिट हमने इशू कर दी, तो हमारे पास कितनी बची? 100 यूनिट, ठीक है। अब हमें ये 100 यूनिट मिली डिफेक्टिव, तो अब हमें करना है इन्हें रिटर्न। तो मैम आप किस प्राइस पे रिटर्न करेंगे? ठीक है, तो देखो, जो आपका प्राइस पे आपने परचेस किया था, आपने कितने पे परचेस किया था? 50 पे परचेस किया था, तो आप 50 पे ही रिटर्न करेंगे,
ठीक है। अब जरा यहाँ पे लीफो पे समझ लेते हैं। अब देखो लीफो में क्या होगा, लीफो में भी सेम ही ट्रीटमेंट होता है। क्या ट्रीटमेंट होता है कि अगर आपके पास जो यूनिट आपने परचेस करी है, मान लो मैंने एक्स से ये जो 200 यूनिट परचेस करी थी, इसमें से 100 यूनिट मेरे पास अभी भी स्टोर में रखी हुई है, ठीक है, और मेरे को पता चला है कि 100 यूनिट डिफेक्टिव निकल रही है, तो क्योंकि ये मेरे स्टोर लेजर में ऑलरेडी लिखी हुई है कि 100 यूनिट मेरे पास है, स्टोर में कितनी पड़ी है उससे इतना मतलब नहीं होता, आपका जो स्टोर लेजर है उसमें कितनी लिखी हुई है, ठीक है, आपका जो लेजर है उसमें कितनी लिखी हुई है, तो मेरी 100 यूनिट अभी भी स्टोर लेजर में लिखी हुई है। तो मेरे को पता है कि ये 100 यूनिट ऑलरेडी है, मैंने किस प्राइस पे परचेस किया था, 50 रुपीज़ पे। तो अगर मेरे पास ओरिजिनल यूनिट स्टोर लेजर में, मार्क माय पॉइंट, स्टोर लेजर में लिखी हुई है, तो मैं सेम प्राइस पे रिटर्न करूंगी, मैं सेम प्राइस लिखूंगी, वेदर इट इज अ लीफो वेदर इट इज़ अ फीफो, चाहे लीफो हो चाहे फीफो हो, अगर वो यूनिट मेरी स्टोर लेजर में लिखी हुई है तो मैं सेम प्राइस पे अपना रिटर्न शो करूंगी। अब रिटर्न कैसे शो करते हैं, हम क्या करते हैं, अपना जो रिसिप्ट वाला कॉलम बनता है ना हमारा, याद है तुम्हें रिसिप्ट वाला कॉलम फीफो में बताया था, उसमें से इसे माइनस करके दिखा देते हैं। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगी तो समझ आ जाएगा। अब ये तो एक केस हो गया। अब दूसरा केस क्या था, करंट प्राइस पे। अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ डिफरेंस आएगा। अब देखो, मान लो आपने 100 यूनिट परचेस करी थी एट द प्राइस ऑफ 20, कहाँ से, एक्स से परचेस करी थी, एक्स आपका सप्लायर है उससे परचेस की थी। अब इसमें से क्या हुआ कि 50 यूनिट आपको डिफेक्टिव मिली, बट द दिक्कत इज कि स्टोर लेजर, आपका जो स्टोर लेजर है उसमें आपकी ये यूनिट प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि आप ये इशू कर चुके हो, बट फिजिकल स्टोर में ये प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टोर लेजर एंड द फिजिकल स्टोर। मतलब फिजिकल स्टोर में रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है, बट स्टोर लेजर में जो आप ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो, इसके अंदर ये नहीं शो हो रहा। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखो आपको इसे करंट प्राइस पे शो करना है। करंट प्राइस का मतलब क्या है, मैं वो भी समझाऊँ तो देखो, अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे हो तो आपके पास ये डेटा है कि 100 यूनिट है आपके पास एट द प्राइस ऑफ 20, देन 150 यूनिट है एट द प्राइस ऑफ 30, सेम डेटा यहाँ पे। अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे हो तो वो क्या कहता है, जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा। तो इस बार आप क्या करोगे, आप ये जो 50 यूनिट शो करोगे ना, ये रिसिप्ट में से माइनस करोगे, लेकिन किस प्राइस पे माइनस करके दिखाओगे, एट द प्राइस ऑफ 20। क्यों, क्योंकि ये फीफो मेथड है। बट जब आप लीफो मेथड का ट्रीटमेंट करोगे तो यहाँ पे आप ये जो 50 यूनिट माइनस करके दिखाओगे वो किस यूनिट प्राइस पे करके दिखाओगे, एट द प्राइस ऑफ 30, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट प्राइस क्या है, 30। आई होप आपको ये चीज बहुत ढंग से क्लियर हुई होगी। एक चीज और, जो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था ना फीफो में, वही सेम लीफो में चलेगा, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस के बारे में पूछा जाए और आपको फीफो की जगह लीफो का क्वेश्चन आया हो तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही ट्रीटमेंट रहने वाला है। तो फाइनली हम करने वाले हैं अब न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि मैंने जो अभी तक आपको समझाया है ना वो सब इसमें आ जाएगा, ताकि आपको जो भी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बताई हैं आप प्रैक्टिकल में देख सको कि न्यूमेरिकल में कैसे करना है। तो चलिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन अ जनवरी 2008 में कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड परचेज एंड यूज्ड और रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2008, ये पूरा हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जनवरी 10 को इतना रॉ मटेरियल जो था वो यहाँ पे परचेस किया गया, कितना किया गया, 800 kg एट द रेट ऑफ 62, ठीक है। तो अब जैसे हम फीफो में लिखते थे वैसे ही हम लीफो में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना लिया है, डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि मैंने आपको पूरा परफॉर्मा बना लिया है। आपको इसी तरीके से पूरा स्टोर लेजर बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी डेट है, यहाँ पे क्या दे रखी है डेट, दैट इज 10 जनवरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/1, ठीक है। अब ये रिसिप्ट है, कितनी यूनिट आई है, तो 800 किस प्राइस पे आई है, 62 पे। एंड आई होप आप सभी के पास कॉपी पेन और कैलकुलेटर होगा, नहीं है ना तो वीडियो पॉज करो जाके लेके आओ, बिकॉज कहानी सुनने नहीं आए हो, पढ़ने आए हो, ठीक है। अब 800 की मल्टीप्लाई 62 से करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 49600, ठीक है, 49600। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे बैलेंस में लिखनी होती है ना, बैलेंस में 800 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 62, दैट इज 49600, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या है कि हमें फरवरी 28 को इतनी क्वांटिटी मिली है एट द रेट ऑफ 57, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। डेट डाल लेते हैं, चेंज कर लेती हूँ कलर, डेट यहाँ पे डाल लेते हैं हम 28 फरवरी, ठीक है। कितनी यूनिट आई है हमारे पास, 1200 एट द प्राइस ऑफ 57, ठीक है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 68400,
ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस क्या हो जाएगा, एक तो हमारी 800 यूनिट है एट द प्राइस ऑफ 62, इसके अलावा 1200 यूनिट है एट द प्राइस ऑफ 57। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बैलेंस 49600 और यहाँ पे हो जाएगा 68400। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो एक बार फिर से क्वेश्चन खोल लेते हैं अपना, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री है कि अब हमने फाइनली मटेरियल इशू करा है कितना, 1000 kg। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्राइस नहीं दे रखा है, मैम प्राइस तो हम खुद से निकाल लेंगे, हमें पता है हम लीफो मेथड कर रहे हैं, है ना। लीफो मेथड में क्या होता है, जो लास्ट में आया वो पहले आउट होगा। तो लास्ट में हमारा किस प्राइस पे क्वांटिटी आई है, 57 पे। ठीक है, और कितनी आई है, 12000, हमें तो 1000 ही करना है ना, 1200 क्वांटिटी आई है। ठीक है, 1200, तो यहाँ पे हमें तो 1000 ही करना है, तो हमारा जो प्राइस होगा 1000 का वो क्या होगा, लास्ट वाला प्राइस 57 वाला प्राइस। तो फटाफट लिख देते हैं, तो यहाँ पे डेट डालेंगे, हमारी डेट क्या है, दैट इज 10 मार्च। और अब हम इशू वाले कॉलम पे लिखेंगे क्योंकि हम 1000 यूनिट इशू कर रहे हैं, 1000 आ जाएगा हमारी क्वांटिटी में, और किस प्राइस पे कर रहे हैं, दैट इज 57, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 57,000। अब हमारे पास बैलेंस अमाउंट कितना बचा, देखो ये वाली यूनिट तो हमारे पास बची ही है। ठीक है, तो इन्हें लिख देंगे एट द प्राइस ऑफ 62। अब इसमें से कितनी बची है, सिर्फ 200 यूनिट बची है एट द प्राइस ऑफ 57। फटाफट मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 49600। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा दैट इज 11,400। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11,400। हमारी नेक्स्ट एंट्री है मार्च 26 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमने फिर से 500 kg जो मटेरियल है वो इशू करा है। ठीक है, अब हमारा बैलेंस अमाउंट क्या था ये बताओ। देखो ये था ना हमारा बैलेंस अमाउंट, ये बच रहा था हमारे पास कितना, 200 यूनिट बची हुई थी एट द रेट ऑफ 57 और 800 यूनिट बची हुई थी एट द रेट ऑफ 62। अब हमारा लीफो मेथड क्या कहता है, जो लास्ट में आया वो पहले इशू होगा, है ना। तो मतलब 200 यूनिट हमारी ये इशू होंगी और बाकी की कितनी, 300 यूनिट हमारी इस पे इशू होंगी। मतलब हम जब एंट्री करेंगे, चलो करके दिखा देती हूँ एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो डेट डाल लेंगे, दैट इज 26/3। इशू वाले कॉलम पे आ जाएंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 200 यूनिट और फिर लिखेंगे 300 यूनिट। ठीक है, अब मैम हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हमें दिख रहा है कि 800 यूनिट हमारे पास है तो हम इसमें से ही कर दें 500 यूनिट, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लीफो। मतलब जो लास्ट में आया वो पहले इशू होगा, तो लास्ट में क्या है, ये 200 यूनिट। तो हम यहाँ पे पहले तो 200 यूनिट लिखेंगे एट द प्राइस ऑफ 57। ठीक है, फिर ये जो 300 यूनिट है ये किस प्राइस पे गई है हमारी, 62 पे। ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। यहाँ आ रहा होगा 11,400 और यहाँ पे आ रहा होगा 18,600। देखते हैं हमारा बैलेंस अमाउंट कितना आया। ठीक है, तो देखो ये यूनिट तो पूरी कंप्लीट हो गई हमारी, पूरी हमने इशू कर दी। अब 800 यूनिट में से हमने कितनी इशू करी है, 300 यूनिट, तो बची कितनी, 500 यूनिट। तो यहाँ पे हम बैलेंस अमाउंट में लिख देंगे दैट इज 500 एट द प्राइस ऑफ, कितने पे बची है हमारी, 62। ठीक है, तो क्या आएगा, फटाफट कैलकुलेट करो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31,000। ठीक है, इतना होने के बाद अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। फिर ये बोल रहा है कि हमें May 20 को 900 kg 65 पर kg पे मटेरियल रिसीव हुआ है। तो ये तो हमें पता है कहाँ लिखना है, किस साइड लिखना है, हम अपने रिसिप्ट कॉलम में ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो डेट क्या है, दैट इज 20, आई गेस 20 मई है, हाँ 20 मई है, यहाँ लिख देते हैं 20 मई। ठीक है, अब हमारा जो रिसिप्ट वाला कॉलम है उसमें हम लिख देंगे 900 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 65। कितना आ जाएगा, 58,500। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूरा बैलेंस लिखना है, तो बैलेंस अमाउंट हमारा कितना है, एक तो 500 यूनिट है एज अ प्राइस ऑफ 62 जो कि 31,000 है, और दूसरा हमारी ये यूनिट आ गई 900 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 65 जो है 58,500। ठीक है, 500। अब आ जाता है हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि जून 28 को हमने रिटर्न करा है 600 kg ऑफ मटेरियल टू द सप्लायर। अब देखो ये मटेरियल हमने परचेस किया था, अब इसमें से हमने 600 kg ऑफ मटेरियल कर दिया है रिटर्न, तो इसका मतलब ये मटेरियल हमारा प्रेजेंट है। और मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा मटेरियल स्टोर लेजर में प्रेजेंट होता है, स्टोर लेजर में प्रेजेंट होता है,
तो हम सेम प्राइस पे रिटर्न करते हैं, सेम प्राइस पे। अगर नहीं प्रेजेंट होता तो हम करेंट प्राइस पे करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो करेंट प्राइस वाला है ना, ये जनरली यूज़ नहीं करा जाता और आपके एग्जाम में भी बहुत रेयरली मैंने देखा है, ऐसा ज़्यादातर आया नहीं है। ज़्यादातर जो है सेम प्राइस वाला ही आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करके जाना सेम प्राइस वाले पे। तो अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, जून 28, यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 28 जून, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि हम रिसिप्ट वाले कॉलम में से इसे माइनस करके दिखाते हैं रिटर्न को, बताया था ना, याद है? क्या कह रहे हो मैम, हम तो मैगी खा रहे थे बैठे हुए, बस यही करो तो मैगी खाओ, ध्यान मत दो। तो रिसिप्ट वाले कॉलम में से हम माइनस करके दिखाते हैं जब हम रिटर्न करते हैं किसको, सप्लायर को। हम रिटर्न कर रहे हैं, कस्टमर हमें रिटर्न नहीं कर रहा, हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम माइनस करके दिखा देंगे। एक काम करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं और इसे ब्रैकेट में दिखा देंगे। आई होप आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ को ब्रैकेट में लिखते हैं तो दैट मीन माइनस, ठीक है। एज अ प्राइस ऑफ 65, ठीक है। क्या आ जाएगा अमाउंट, कैलकुलेट करके बताओ। तो यहाँ आ जाएगा 39,000, ठीक है। अब बैलेंस अमाउंट हमारा क्या बचेगा, हमें वो लिखना है। तो देखो, एक तो ये 500 यूनिट बचेंगी एट द प्राइस ऑफ 68, दैट इज 31,000, ठीक है, 31,000। एंड देन उसके बाद हमारी यहाँ पे यूनिट बच जाएंगी 300, ठीक है, क्योंकि 600 तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, 300 एट द प्राइस ऑफ 65, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 19500, ठीक है गाइस। यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। 19500, मैं आपको इसे लास्ट पेज पे लिख के दिखा देती हूँ एक बारी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेल। तो हमारा बचेगा 19500। यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया है कि ये हमारा बैलेंस अमाउंट बचेगा। तो अब मैंने आपको लीफो फीफो से जो भी न्यूमेरिकल आ सकता था, जो भी कॉन्सेप्ट आपका पूछा जा सकता था, वो सब बता दिया, ठीक है। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, दैट इज रिटर्न बाय कस्टमर, जो हमें आपको समझाना है, ठीक है। तो अभी तक हम ये कर रहे थे कि हमने गुड्स परचेस किए और हमने अपने वेंडर को गुड्स वापस किए, ठीक है। बट मान लो अगर हमने गुड्स इशू करे, अपने कस्टमर को बेचे और कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिए, या हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मटेरियल था वो भेजा, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखा कि वो मटेरियल तो अच्छा नहीं है और उसने हमें रिटर्न कर दिया, तो दैट इज रिटर्न बाय द कस्टमर, ठीक है। अब ये कैसे शो होता है, देखो इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको इसे कैसे शो करना है, आप जब इशू करते हो तो कहाँ लिखते हो, जो इशू वाला कॉलम होता है आपका, वहाँ पे लिखते हो ना। ऐसे इशू में आप अपनी क्वांटिटी डाल देते हो, देन प्राइस डाल देते हो, बैलेंस डाल देते हो, है ना। तो अब आपको जब वापस मिल रहा है तो आप क्या करोगे, इशू वाले जो कॉलम है वहाँ से आप इसे माइनस करके दिखा दोगे। सेम लॉजिक, अगर हम वेंडर से हमारे पास सामान आ रहा होता है तो रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखते हैं, है ना। अगर वेंडर को हम वापस कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाले कॉलम से माइनस कर देते हैं। वैसे ही अगर हम कस्टमर हमारा वापस कर रहा है हमें सामान, तो हम इशू वाले कॉलम से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस प्राइस पे हम लिखते हैं। तो ध्यान रखना, रिटर्न बाय कस्टमर हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे होता है, जिस प्राइस पे आपने इशू करा था, ठीक है, उसी प्राइस पे होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको लीफो और फीफो दोनों मेथड बहुत ढंग से समझा दिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, यही मैथ्स लेवल है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से समझ लिए हैं, और अब जाके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और यू शुड हैव योर कैलकुलेटर। मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एग्जाम में उन्हें कैलकुलेटर अलाउड है। तो कैलकुलेटर रखना अपना और वहीं पर कैलकुलेशन शुरू करना। अभी जाके कैलकुलेटर खरीद के लाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी वेटेड एवरेज मेथड पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।